जेनजी एक्चुअल में है कौन, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत में इस तरह के जनरेशन्स के लिए टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं होती है। टर्मिनोलॉजीज ये कहाँ से आई हैं? ये अमेरिका से आई हैं। उन्होंने जो है बूमर जनरेशन, तो जेन एक्स, मिलेनियल्स और ये सारा करके किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्थिति, राजनैतिक परिस्थितियाँ, उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ, इन सब को लेकर के हर जनरेशन में कुछ न कुछ एक ड्रास्टिक चेंज आप कह सकते हो कि वो आता रहा है। तो वहाँ से उन्होंने जनरेशन्स की नेमिंग आरंभ की और उसके ट्रेट्स भी डिफाइन किए कि ये जनरेशन ऐसा है। अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है वो जेन अल्फ़ा कही जा रही है, इसके 15 साल बाद या 20 साल बाद जो है वो बीटा कही जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो जेन जी जो है, जनरेशन एक्स, फिर वाई, फिर जेड और पता नहीं मिलेनियल्स फलाना ढिमका, ये सब जो चल रहा है। तो जेन जी जो है उसको थोड़ा सा भी जो उनके समय में जिस तरह से अमेरिका में 1997 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको मूलतः जेन जी बोला जाता है। और ये लोग उस समय में पले बढ़े हैं जब इंटरनेट का बूम जो है आरंभ हुआ था। उसके बाद फिर इनके पॉप स्टार्स अलग तरह के हुए जिनको फेम जो है वो इंटरनेट के भी माध्यम से मिली। फिर आप देख लो कि फ्रीडम के नाम पे जीव कटवाने तक और ये सारा कुछ भी हुआ। वोकिज़म भी इनके समय में आया। ये सब जो है ट्रेट्स इनके जनरेशन को डिफाइन करते हैं। अब क्या भारत में आप उसको अप्लाई कर सकते हो? भारत में इंटरनेट का एक्चुअल बूम कि लोगों के हाथ में 2016 में आता है। 2016-15 में जब आपको 4G जब जियो के माध्यम से फ्री होता है, चाइनीज हैंडसेट जो है फ्लड करने लगते हैं मार्केट को, तब एक्चुअल में वो सब कुछ हमारे यहाँ पे आता है। तो 10 वर्ष पहले। तो जो उधर के जेनजी हैं, यहाँ के जेनजी का ट्रेट नहीं। वोकिज़म क्या भारत में आया? बिल्कुल नहीं आया। सतही लोग जो कुछ थोड़े बहुत थे जो इधर उधर चर्चा करते रहे, इंटरनेट का जो 1% टाइप का होगा, वो इस तरह की चीज़ों को वामपंथी जो है पुश करते रहे। परिवारों को तोड़ने वाली बात, फ्री सेक्स, उन्मुक्त आचरण के नाम पे कुछ भी गंदगी जो है वो पेली जा रही थी। ये सब जो है 1% कर रहा था, लेकिन वो सोसाइटी में परवेसिव नहीं था। अमेरिका में वही चले जाइए तो ये वास्तव में सोसाइटी में परवेसिव है। उनके स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे DEI फलाना ढिमका, वहाँ का पॉलिटिकल क्लास इस बात को पुश कर रहा है। तो वो एक डेफिनेशन वहाँ के लिए है। अब जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में जेनजी की क्रांति है, तो वहाँ का जेनजी क्या है? नेपाल में भी तो हमारे जैसे लोग हैं। साउथ एशिया जो बोला जाता है तो हमारा ही रेशियली और अन्य तरीकों से भी वो हमारे क्लोज हैं। बांग्लादेश में आपको लगता है कोई जेनजी होता है? वहाँ जेन जे होता है, जिहादी है, बात खत्म। पाकिस्तान में जिहादी है। तो क्या वहाँ का जो क्रांति आई थी वो एक्चुअल में जेनजी की क्रांति थी? नहीं। नेपाल वाले को आप फिर भी कह सकते हो, और उसके पीछे भी कारण क्या था कि नेपाल वाज इन शिट। नेपाल में अपना संविधान बनाने में इनको इतने संशोधन करके ये एक संविधान तक ढंग से नहीं बना पाए। जब राजशाही जाती है और उसके बाद ये लोग आते हैं, 12-13 बार तो सरकार बनी है और गिरी है, गठबंधन आ रही थी तो लोग पक चुके थे। भारत में तो 12 साल से स्टेबिलिटी है। हर राज्य में 2/3 मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी, 4/5 मेजॉरिटी, इस तरह के मेजॉरिटी के साथ सरकारें बन रही है। तो यहाँ तो बहुत एक स्थिरता है। विश्व में कुछ भी चल रहा हो, परंतु भारत एक अपने आप में एक ऐसा राष्ट्र है जो इवन बीइंग इन टर्मोइल ऑल अराउंड, ये एक स्थिर है। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आप वैश्विक अर्थव्यवस्था से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आप विलग नहीं हो सकते, आप उसी का हिस्सा है। तो यहाँ जब स्थिरता है तो यहाँ जेनजी क्या पागल है जो रिवॉल्यूशन करने के लिए सड़कों पे आ जाएगा? नहीं आएगा। नेपाल में वैसा नहीं था। नेपाल में एक्चुअल में रैपिंग और ये सारा कुछ करके, उसमें रैपिंग भी क्रांति वाली बात वहाँ पे चली थी और बहुत छोटा है।
एक ज़िले के साइज का है, 2 ज़िला मान लो, उस टाइप का है। वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ कोई ऑर्गेनाइज कर सकता है, किसी को पुश करना वो पुश कर सकता है। और जब उन्होंने आग लगा दिया, और जेन जी के नाम पे क्या थे ये 18-19 साल के बच्चे थे जिनमें सोचने समझने की क्षमता उस तरह की नहीं होती है। जेन जी इनका 26 साल का, 27 साल का, 28 साल वाला जेन जी बहुत कम था, स्कूल के बच्चे इसमें ज़्यादा थे। उनको बहलाना और उनको भी ग्लानि हुई जब उन्होंने आग लगा दिया अपने देश में, फिर लगा कि ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि जब आप कोई इस तरह का कार्य करते हो ना, इट इज़ वेरी मच एन इंडिविजुअल एक्ट, मतलब आपके 5-10 लोग मिलकर के कुछ काम कर जाते हैं, बट जब उसका आउटकम देखते हो कि ये क्या हुआ, फिर आपको उसकी ग्रेविटी जो है मालूम पड़ती है। तो जेन जी जो वहाँ पे कर रहा था उसको अगले दिन समझ में आ गया कि ये हमने कुछ कर दिया है। भारत में आप उसको वहाँ भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के हर ज़िले, हर राज्य, वहाँ पे भाषा बोली अलग है, वहाँ कंटेंट का कंजम्पशन, वहाँ उस तरह का के पॉप और ये नहीं चल रहा है। भारत में इस तरह की चीज़ें लिमिटेड कुछ ही शहरों में चलती हैं। मणिपुर में हो सकता है कोरियन ड्रामा और सीरियल ये ज़्यादा चलता हो, बिहार में नहीं चलेगा वही चीज़, यूपी में नहीं चलेगा। अभी हरियाणवी पॉप आ गया, एक अलग चीज़। पंजाब का एक पॉप कल्चर जो है और पंजाब का गीत जो है वो एक लंबे समय तक रूल कर रहा था। बिहार वाले अपना भोजपुरी में जो वो तो अलग ही चल रहा था इनका। इन सारी चीज़ों को आप देखिए, तमिलनाडु में अलग होगा, ठीक है, बाकी जगह पे जो है वो अलग होगा। ऐसा जब एक तरह से जो विविध कल्चर, विविध भाषा, विविध अपब्रिंगिंग इस तरह का होगा, तो वो कभी भी एक होमोजेनस एंटिटी की तरह बिहेव नहीं करता है। इसलिए भारत में इस तरह के जितने इनके डीप स्टेट के एफर्ट्स आप ले लो, या फिर अन्य तरह की चीज़ों के ले लो एफर्ट्स जो चल रहे हैं, जो भी कि खालिस्तानियों को हवा दे देंगे तो पूरा देश को कभी कुछ नहीं होगा। हमारा एक जो आप कह लो विखंडित राष्ट्रवाद कह लो, विखंडित से मतलब हर स्टेट का एक सब नेशनलिज्म है, एक तो वो कह लो, विखंडित शब्द का नहीं प्रयोग करना चाहिए, बट मैं एक अलग संदर्भ में कर रहा हूँ, या फिर भाषाओं के कारण कह लो कि आप यूनिफॉर्म चीज़ें बना करके यहाँ पुश कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी को कोई नहीं सुनने वाला है, सदर्न इंडिया में कोई नहीं सुनता है उसको, महाराष्ट्र में कोई नहीं सुन रहा है। वो जो बोलता है वो अपने घर में ही सुना जाता होगा, और 4 लोग जो उसके रैली में आते हैं वही सुनते हैं। अगर ये लोग जो चाह रहे हैं वो सत्य होता तो वी वुड हैव सीन, हमें सड़कों पे मैसेकर और बहुत फायर फाइटिंग करती दिखती है हमारी सरकार। वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आप शांत रहिए। अब क्या हुआ है कि इस गवर्नमेंट ने भी इन लोगों को थोड़ा बहुत जो है एक तरह से आप कह लो कि हवा तो दी ही है। मोदी जी खुद ही ये जो जेन जी है ना, क्या ज़रूरत है जेन जी फेंजी आपको बोलने का। तो ये क्या होता है कि आउट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर जो है आपको कुछ लोग कह देते हैं कि भाई जेन जी अभी बोलो, ये जेन जी बहुत बढ़िया चल रहा है मोदी जी, इसको नहीं है भाई, कोई वैसा एक ग्रुप नहीं है जिसको आप जेन जी कहो और वो जो है लामबंद हो जाएगा, नहीं हो रहा है लामबंद। तो इसको लेके मेरा जो है जेन जी पे जो आपने प्रश्न पूछा था, मेरे विचार यही हैं। अब देखिए जो इनके जो फाउंडर हैं उनका मैं क्यों थोड़ा सा सशंकित होता हूँ इन लोगों को लेकर के। ये देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी का पेज है। कहाँ पे पेज है भाई? पेज है इनका विकिपीडिया पे बना है, और इसको कौन एडिट कर रहा है? सलीम बिन यूसुफ। और ये कहाँ से कर रहे हैं भाई? ये पाकिस्तान से हैं। ओरिजिन में कश्मीर लिखते हैं, और साउथ एशिया मतलब पाकिस्तानी ही होगा, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। इसी तरह एक और था इनका एडिटर, वो यूएस का था, जॉली लवर करके नाम है उसका। इन सब चीज़ों को भी देख करके जिनको समझ में नहीं आता तो ठीक है भाई, बाकी जो इनके फाउंडर हैं उनको लेकर के कुछ लोग दिखा रहे हैं, पता नहीं ये कितना सच है नहीं है।
ये adultfriendfinder.com पे इनके बने हुए यूज़र नेम और ईमेल आईडी देख लीजिए। सबके लिए एक भाई रसिक मिजाज भी है थोड़ा सा, तो देखिए भाई जेंजी वाले ये सब देखो, बढ़िया है एकदम आपका चल रहा है। और कुछ एक वीडियो आया है, ये अनवेरिफाइड है बट उसी का बताया जा रहा, बहुत सारे लोग ये तेजिंदर बग्गा जी ने शेयर किया था कि ये कुछ दिन पहले ये क्या बोल रहा था प्राइम मिनिस्टर को लेके, सुनिए। तो मोदी कौन है मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? क्या मैं कभी नहीं हुआ। मेरा जो प्रश्न है नरेंद्र मोदी का वो ये है, एनआरसी करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अरे बेशरम, पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी को बता दो, चाहे जितनी हड्डियां तोड़ दो लेकिन ये देश नहीं तोड़ सकते। और आखिरी बात ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। अब बेचारा अगर ये वही है, आवाज़ से तो लग रहा है उसी टाइप का, बट ये अनवेरिफाइड है तो मैं उतना ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। तेजिंदर बग्गा ने शेयर किया है, बट ये वो हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करता है। इसने जो अपने पास्ट में लिखा है, बोला है, एग्जैक्टली यही सारी बातें इसने लिखी और बोली हैं। और फिर मैं दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज उसने ये बोला है, इट डजंट मीन कि आप जो है इन लोगों को एंटी नेशनल बोल सकते हैं। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर पे आप कर सकते हैं क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ऐसा एंटी नेशनल टाइप का नहीं है। पीएम को लेके बोला है, मनुस्मृति को लेकर के बोला है, वी कैन डिबेट इट। हम बोल सकते हैं कि दो कौड़ी की बातें बोलिए, बट इसके लिए एंटी नेशनल तो ऑब्वियसली जो है वो नहीं कहा जा सकता। अरे यार, हाँ सॉरी। तो अभिजीत दीपके का जो है वो ये बताया जा रहा है, बट दिस डजंट मीन कि इस कारण से वो एंटी नेशनल बताने के 50 कारण है। वो देश में नहीं है और बोल रहा है देश में आग लगा दो, जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। और अटेंशन सीकिंग होर इस लेवल का है कि 4 महीने से माहौल जो है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान स्वयं बना रहा है माहौल, और हमारे जैसे लोग लिख और बोल रहे हैं हमेशा से। अब ये बेचारा आया है लेकर के कि हम एक पिटीशन जो है वो चला रहे हैं। आप जो है, क्या पागलपन है यार। एक मिनट दोस्तों, सॉरी। हाँ, कहाँ थे हम लोग यार, क्या बकलोली कर देते हैं कुछ लोग बीच लाइव में फ़ोन करके। ओके ओके, हाँ, चलिए एक और न्यूज़ है वही उससे मिलता जुलता, वो ये है कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर के कि ये एक न्यूज़ आई, इनका अकाउंट जो सस्पेंड किया गया था, वो क्यों किया गया था सस्पेंड, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक इनपुट आया आईबी से कि इनके एक्स अकाउंट को, जो कांग्रेस जनता पार्टी है, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे एक थ्रेट आया हुआ है भारत के सॉवरेनिटी पे, मतलब भारत की अखंडता पे जो है ये लोग हमला कर रहे हैं। और आईबी को लगा कि ये अकाउंट जो है कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहा था जिससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी जेपर्डाइज हो सकती है। और ऑफिशियल सेड ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सिंस सच ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आर
issued under a confidential framework. In particular, the concern stemmed from the fact कि अकाउंट के कंटेंट जो है वो यंग पीपल में ट्रैक्शन जो है वो गेन कर रहे थे। ये ऐसा कुछ आया है मित्रों। अब मुझे यहाँ पर जो बात समझ में नहीं आती वो यह है कि केवल ट्विटर ही उसका क्यों ब्लॉक किया गया। मतलब अगर भारत की अखंडता पे हमला हो रहा है तो खाली ट्विटर क्यों ब्लॉक किया जाता है। उसका तो इंस्टाग्राम ब्लॉक करो जहाँ पे यंग मैन एंड वुमेन सबसे अधिक हैं और वहाँ पे बॉट्स भी बहुत ज़्यादा है और 18 मिलियन चला गया, तो खाली ट्विटर क्यों ब्लॉक करना। तो ये कुछ समझ में नहीं आया और हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस अपने मन से इन्होंने जो है वो बिना काम का ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी यही सब हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है खुद ही आकर के फैक्ट चेक करते हैं आजकल, तो वो भी करने ही लगे हैं। ये जो है लचर तर्क है। और दूसरी बात यह भी है कि मैं इस तरह के ब्लॉकिंग के पक्ष में नहीं हूँ। गवर्नमेंट को स्पष्ट रूप से यदि सही में है तो आप फैक्ट्स जो है बताओ। आई हेट दोज गाइज कि भाई ये लोग जो बेकार के 2 कौड़ी के लोग हैं, मैं दिन भर उसको गाली ही देता हूँ। फिर भी ये उसको कि आप ट्विटर से उसको हटा दोगे और कोई ऑब्सक्योर कुछ भी बात करके कि नहीं नहीं ये जो है नेशनल कैसे हैं वो तो बताओ, क्या किया एक्चुअल में हमें बताओ कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनके थ्रू जो है एक वायरल कराया जा रहा है, तब हमें समझ में आता है। बट ऐसे ही कि मज़े मज़े में जो है करवा दिया गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये इनको जो है मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए था। अब कुछ पुराने ट्वीट हैं इनके। ज़ोहरान ममदानी को लिख रहा है गुजराती मुस्लिम जो है वो जीत गया। क्वेश्चन है क्या एक गुजराती मुस्लिम जो है मोदी के रेजिम में सेम कर सकता है क्या। खैर चलो ये सब तो 2 कौड़ी की चीज़ें हैं, बेचारा क्या करता। केजरीवाल इजंट गिविंग जेन ज़ी एनी फॉल्स प्राइड और empty reassurances. He is telling them the bitter truth that the system is broken and they will be the ones the most affected by it. This is the kind of political engagement youth actually needs. भाई साहब, अरविंद केजरीवाल 80% जॉब्स है, ये सब तो हो चुका है मित्रों। बट मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह के चिरकुट लोग हैं और किस तरह से ये बाहर में बैठ कर के अभी ये फंडिंग जो है बस 1-2 दिन और रुकिए, फंडिंग के लिए लोग आएंगे, सामने आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग तो गरीबों के पार्टी हैं जी, हम तो बाहर में हैं, हम तो बस आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें जो है फंड्स की आवश्यकता पड़ती है। जस्ट वेट फॉर अ डे और 2। ये QR कोड भी इनका आएगा और QR कोड से कोई समस्या नहीं है, ठीक है, अपना मांगे। बट वही है कि ऐसे लोगों को फंड ना दे। जैसे अभी एक संभवतः न्यूज़ लॉन्ड्री का कोई पत्रकार है, कोई है जो जहाँ पे रहता है उसका 7 लाख रुपया रेंट है मंथली, और उसके ऊपर कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग्स जो है वो चलने वाला है कोर्ट का, और वो उसको भी मोनेटाइज कर रहा है कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का जो है प्रोसीडिंग चल रहा है, आप मुझे जो है डोनेट कीजिए। तो भाई अपना वहाँ से पैसे उठा रहा है। तो होता है कुछ लोगों का पर्पस जो होता है वो सामने आपको दिखाएंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं, बट पर्पस कुछ और ही उनका होता है। अब मैं आगे दूसरे टॉपिक पे जाऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कि जो ये बकलोली जेनजी को लेकर के ये लोग चला रहे हैं ना, ये अपने अपने फील्ड में कुछ उखाड़ नहीं रहे। ये लोग जहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, केवल इसलिए कर रहे हैं कि समबडी इज फंडिंग देम, या फिर वो घर से जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और भारत से बाहर जाके अपना कूल बन रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं। इनका अपने सब्जेक्ट में जो है वो कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी उस तरह का नहीं किया। ये क्या पढ़ने गए इसके बारे में कभी नहीं। इनका पूरा दिन और रात इसी में बीतता है, एक्टिविज़म में, कि क्या करें, चूल्हे हिला देंगे फलाना ढिमका करके। भाई कोई पढ़ने गया है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में है, चलो ध्रुव राठी की तो एजुकेशन जो है वो समाप्त हो चुके हैं, समझ में आता है कि वो बैठ करके उसका अपना एक बिजनेस है वो चला रहा है।
ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। ये अभिजीत ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी में संभवतः, और ये जो लिंग रूप मुखरूपी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो पढ़ रहा है। कुछ दिन पहले संभवतः आयरलैंड में था, पता नहीं मुझे ये कहाँ रहता है, क्या रहता, कर क्या रहे वहाँ से। एक्चुअल में तुम तो वही वो इन्फ्लुएंसर का एक जो बना हुआ अपना फंडिंग वंडिंग क्रिएट कर रहे हो, भाई हम भी हैं, ये भी एक अर्निंग का स्रोत है, क्योंकि तुम जो पढ़ने गए हो संभवतः उसमें कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे होगे, तो इस कारण से इन लोगों का चल रहा है। तो अब मैं कुछ एक्चुअल में जेन ज़ी जो है उसके सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि ये देखिए, हर्षिल तोमर है, इन्होंने क्या किया भाई, क्या उखाड़ा इन्होंने, इनको आईआईटी ने रिजेक्ट कर दिया था, और 23 साल का है ये, ड्रीम लॉन्च स्टूडियोज इसने लॉन्च किया। आईआईटी रिजेक्ट क्या किया, मतलब ही फेल टू क्रैक इट, ठीक है। उसके बाद अपने आप को इसने कोडिंग सिखाया, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब जो है $400 पर मंथ कमा रहा था। फिर वो जो है रिमोट जॉब्स करने लगा यूएस कंपनीज के साथ, धीरे धीरे करते करते अब जो है 6 महीने में इसने जो है $50,000 मतलब रेवेन्यू जो है वो कमाया, और $10,000 मंथली, मतलब 10 लाख आप लेकर के चलो इस हिसाब से। और ये एआई फर्स्ट प्रोडक्ट स्टूडियो है जो प्रोडक्ट फॉर फाउंडर्स और स्टार्टअप्स 4-5 महीने में ये सब जो है ये यूएस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने बहुत बड़ा मतलब करो, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इसने फोकस होके क्रिएट किया अपने लिए। 10 लाख रुपया ये 23 वर्ष की आयु में महीने में अगर क्रिएट कर पा रहा है, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। ये वो जेन ज़ी है जिसके बारे में हमें और आपको जानना चाहिए। या फिर देखिए, इनको अभिमान है, आर्याना है, अवन्या है, इन तीनों को जो है अर्थ प्राइज मिला है। क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने जल से माइक्रो प्लास्टिक्स कैसे हटाया जाए उसके लिए इन्होंने एक प्लास्टिक करके बनाया, जो इमली के बीज होते हैं उस पर इन्होंने रिसर्च किया, और उसको पानी में डालने पे क्रश करके वो माइक्रो प्लास्टिक्स को खींचते हैं मैग्नेट की तरह, और कितना भी गंदा जल हो जिसमें माइक्रो प्लास्टिक है उसको वो रिमूव कर देता है। ये भी है, और ये सब यंग लोग हैं। उसके बाद आप आइए, इनको तो सब जानते हैं, गुकेश को, ये भी जेन ज़ी है। और गुकेश ने क्या किया है चेस की दुनिया में, तो वो हम सब से छुपा हुआ नहीं है। सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो है 12 साल 7 महीने में बने, और डिंग लेरेन को हराया इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। गैरी कास्परोव का लंबा रिकॉर्ड था, ये उसको तोड़ा। ये सब भी, और बहुत ही शांत रहता है। उसके बाद हर्षिल दवे हैं ये, इनकी स्टोरी क्या है, हर्षिल ने नेशनल रिकॉग्निशन, ये बायोमेडिकल इनोवेशन ये लेकर के आए। इनको विक्रम साराभाई यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला। आईआईटी गांधीनगर से सेकेंड ईयर पीएचडी होल्डर हैं, और ये जो है अफोर्डेबल इफेक्टिव बायोमेडिकल सॉल्यूशंस जो है सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री करके, ये जैसे अभी इन्होंने एक शेयर थिनिंग इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल, ये मेड इन इंडिया बायोकम्पेटेबल पॉलीमर बेस्ड, मतलब देखो यार 26 साल का है और पीएचडी लेकर के एक्चुअल में कुछ कर रहा है, जिससे सर्जरी के फील्ड में या मेडिकल फील्ड में कुछ काम हो रहा है। ये भी चाहता तो रील बना सकता था और नितंब मटकाते हुए कुछ कर सकता था, लेकिन हिमा दास उसी तरह से, ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। 2018 में इन्होंने गोल्ड जीता था 400 मीटर में, 5 गोल्ड एक दिन में जीता है 2018 के एशियन गेम्स में जकार्ता में। तो ऐसे फील्ड में जिसमें भारत का कोई नाम नहीं था एथलेटिक्स में, ये है। और भी कुछ है, मतलब लक्ष्य सेन है, लक्ष्य को हम सब जानते हैं, बैडमिंटन में ये कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत चुके हैं, थॉमस कप विक्ट्री में ये थे, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज है, फिर वर्ल्ड टूर फाइनल्स में के फाइनल में पहुँचे, ये सारा कुछ है। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है ना, और गोल्ड और सिल्वर मेडल जो है इनको मिला है। फिर जो है
प्रज्ञानंद ये हो गए, और प्रज्ञानंद तो भाई बहन है दोनों, इंटरनेशनल मास्टर 10 साल में, ग्रैंड मास्टर 12 साल 10 महीने में, ठीक है। और मैग्नस कार्लसन को ये हरा चुके हैं, फीडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। इनकी बहन है वैशाली, ये भी है थर्ड इंडियन वुमेन टू क्रॉस 2500 इलो रेटिंग मार्क्स, फिर ग्रैंड मास्टर बनी। वुमेन्स चेस चैम्पियनशिप जो है 2024 में ये जीते। फिर सम्राट राणा है, इन्होंने जो है ये शूटिंग में 20 साल का है और गोल्ड जीता इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में। महिलाओं में आप चले जाओ तो शफाली वर्मा है, इनकी सक्सेस स्टोरी, अभी वर्ल्ड कप जीतने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। क्रिकेटर्स आप जानते हैं, तिलक वर्मा हो गए, हमारे बिहार के वैभव सूर्यवंशी हैं। मतलब इस बंदे को थोड़ा सा एक ऐसे ही माना जा रहा था कि ओहो ये क्या कर लेगा, वन हिट वंडर है, थोड़ा सा चल गया ये सब में, अंडर 19 में ये चल रहा है, लेकिन बंदा जो है लगातार चलता जा रहा है। आप लगातार मतलब इसकी जर्नी आप थोड़ा सा जाकर देखो। अभी इसने 35 बॉल में सेंचुरी मारी, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि 37 बॉल में ऐसे करके, मतलब इस बार भी मारा है एक सेंचुरी। अभी 37 बॉल में 93 रन मारा है। फिर क्या कहते हैं 80 बॉल में 175 रन मारा था अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो ये भी हमारे सामने जो है इस तरह के भी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि बात करने की आवश्यकता है। हर जेनजी जो है ना वो पगलाया हुआ नहीं घूम रहा है कि अरे भाई चलो एकदम कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। जिनका नाम एक मीम से आरंभ होता है, ठीक है, अब उनको क्या ही बोला जाए, उसमें बहुत ज़्यादा जो मुझे लगता है कि होप है नहीं। और हाँ, जेप्टो के फाउंडर्स के बारे में बताना रह गया, ये जेप्टो के फाउंडर्स हैं, ठीक है। इन्होंने 2020 में इन्हें लगा कि 17 साल के थे, और अब देखो ये भी तो स्टैनफोर्ड गया, और यहाँ पर इन्होंने ये भी चाहते तो वही रीलबाजी कर सकते थे, लेकिन इनको लगा कि नहीं क्विक कॉमर्स है, ये जल्दी डिलीवरी वाला हम कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने ये करना आरंभ किया और अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन है। तो ये करो ना बे, ये 2 कौड़ी काम काहे करने में बिजी रहते हो।